ब्लॉक 1 यूनिट 3 शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपीज। सो इसमें जो है जो शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके कौन कौन सी हैं। पर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी होती क्या है। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि ये साइकोथेरेपी जो है शॉर्ट टर्म कहलाएगी। तो जनरली जो है शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी कुड बी एनीथिंग वेरिंग बिटवीन 1 सेशन टू 25 सेशंस। एक तो हम नंबर ऑफ सेशंस की बेसिस पे शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। एक सेशन से लेके 25 सेशन है तो हम कहेंगे शॉर्ट टर्म है। फिर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म, और उसके बेसिस पे हम कहेंगे वेरी ब्रीफ थेरेपी अगर ये 1 to 5 सेशंस की मीन्स 1 to 5 सेशन एंड लेस देन 2 months। एंड ब्रीफ थेरेपी कहेंगे कि 6 to 16 सेशंस है एंड टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 to 6 months। एंड टाइम लिमिटेड थेरेपी कहेंगे कि नंबर ऑफ सेशंस इज 17 to 30 सेशंस एंड टाइम ड्यूरेशन इज 6 to 9 months। अब ये जो ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा ही किया जाएगा, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना है, अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हो। तो हमको पहले ये समझना होगा कि ये शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपीज पे हम आए ही क्यों थे। इसका जो है सबसे पहला रीजन ये था कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसको जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए थी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट कंटेनमेंट जो ट्रीटमेंट में होती है, क्योंकि अगर जो है पेशेंट के पास जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है वो कॉस्टली हैं तो ऑब्वियसली सब कोई उसको अवेल नहीं करेगा, और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हर कोई उस ट्रीटमेंट को दे भी नहीं पाएगा। तो ये कंसिडरेशन देखते हुए ये सोचा गया कि भाई वी शुड थिंक ऑफ समथिंग विच इज फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन। जैसे हमने पढ़ा था ना साइको एनालिसिस में अप टू 5 सेशन से वीक एंड अप टू 5 years तक भी सेशन चलते थे। तो उस थॉट प्रोसेस से बाहर आने की जरूरत है कि टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव एंड डू द कॉस्ट कंटेनमेंट। दूसरा क्या हुआ कि ऑब्वियसली रिसर्चेस वगैरह हो रही थी, लोग अपना अपना कोशिश कर रहे थे नए नए टेक्निक्स लाने की, जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स उस टाइम थी उनको रिफाइन कर रहे थे, इनोवेशंस हो रहे थे। तो उसकी वजह से ज़्यादा एफिशिएंट जो है थेरेपीज वो आई निकल के, और वो जो थेरेपीज हैं वो कम समय में ही वो सारा काम कर देती थी जो पहले लंबे समय तक करने से होता था। सो ऑब्वियसली इफ यू कैन अचीव द गोल इन ए शॉर्टर ड्यूरेशन व्हाई डू यू नीड ए लॉन्गर थेरेपी। तो इसलिए भी जो है लोग शॉर्ट टर्म थेरेपी की तरफ गए। और थर्ड रीजन जो हुआ कि जो कन्वेंशनल व्यू था जो खासतौर से साइको एनालिसिस वालों का कि जितनी लंबी थेरेपी होगी उतना अच्छा है, लॉन्गर इज बेटर। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल डाटा की बात करें तो एम्पिरिकल डाटा जो है वो इस चीज को चैलेंज कर रहा था कि लॉन्गर इज बेटर, यानी कि कम में भी काम हो सकता है। सो जब एम्पिरिकल डाटा ये पॉइंट आउट कर रहा है कि शॉर्टर थेरेपीज कुड डू द वर्क व्हाट द लॉन्गर थेरेपीज आर डूइंग, सो नो लॉन्गर दिस थिंग कैन बी हेल्ड वैलिड दैट लॉन्गर इज बेटर। सो इसलिए भी लोग शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी की तरफ गए क्योंकि एविडेंसेस इस पॉइंट आउट कर रहे थे। फिर कई जो है जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी इसलिए की बिकॉज दे सी इंट्रिंसिक मेरिट एंड थेरेपेटिक पोटेंशियल इन दिस वे ऑफ वर्किंग। मतलब उनको ये लगा कई साइकोथेरेपिस्ट को कि अगर हम शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी करेंगे तो कई थेरेपेटिक पोटेंशियल है इसमें जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उससे पेशेंट को फायदा होगा। आगे हम बात करेंगे वो क्या होते हैं। मतलब थेरेपेटिक जो है पोटेंशियल भी था इसमें कि जस्ट बिकॉज थेरेपी इज शॉर्ट टर्म इससे भी फायदा हो सकता है। तो ये तो इन्होंने 5 रीजन बुक्स में दिए हैं। एक रीजन और था वो इसमें लिखा नहीं है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो मैंने पहले बताया था कि जो ग्रुप थेरेपीज है वो शुरू की गई थी ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ साइकोथेरेपिस्ट। तो अगर जो है हम शॉर्ट टर्म थेरेपी करेंगे तो ज़्यादा जो है अवेलेबल होंगे साइकोथेरेपिस्ट कंपेयर टू अगर लॉन्गर ड्यूरेशंस की थेरेपीज होंगी। तो वो भी एक रीजन कहीं ना कहीं था जो इसमें बुक में नहीं लिखा है। मगर
And this we have already talked that brief is a relative term based on the number of sessions and the durations. So ये जो है बैकग्राउंड थी कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी एंड व्हाई पीपल अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो फॉर शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी। तो इसमें जो है एक कॉमन जो है डेफिनेशन सब एक्सेप्ट करते हैं कि जो थेरेपी अप टू 25 सेशंस तक होती है उसको हम शॉर्ट टर्म मानेंगे। मींस 25 सेशंस और लेस इज शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी। और ये भी बात है कि इसी ड्यूरेशन में मींस अप टू 25 सेशंस में, सेशंस की बात हो रही है, टाइम की नहीं हो रही, कि जो भी मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं, मेजॉरिटी जो थेरेपी को जो बेनिफिट डिलीवर करने होते हैं वो इतने सेशंस में डिलीवर हो जाते हैं। सो दूसरा जो है ये भी बात देखी गई कि बाय द एंड ऑफ 25th सेशन, अगेन आई एम टेकिंग सेइंग सेशन नॉट टाइम ड्यूरेशन, so by the end of 25th session most patients have decided to leave। उनको लगता है कि भाई जो फायदा होना था हो गया, नहीं होना तो इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो beyond this very rarely patient continue for therapy। तो ये भी जो है एक चीज देखी गई। तो ये भी इसमें हम देखते हैं शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी में कि हम वो क्लाइंट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी के लिए कि जिनको इस ब्रीफ वर्क से फायदा हो। हर एक सूटेबल नहीं होता है क्लाइंट शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी के लिए, ये भी ध्यान रखना। तो कई ऐसे होंगे जिनको जो है ये मेथड सूटेबल नहीं हुआ है, जिनको बहुत सीवियर और कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनको शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी नहीं होगी। सो सूटेबिलिटी को भी देखना होता है पेशेंट की, वेदर और नॉट द पेशेंट इज सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी। फिर अब जो है now there are powerful arguments and well developed methods for offering shorter term interventions to people with higher levels of distress and impairment। तो अब ये भी एविडेंस आ रहे हैं कि भाई जो अभी जो मैंने बोला था कि सीवियर और कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, वैसे लोगों में भी कुछ में देखा गया है कि शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी से बेनिफिट हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ जो शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी है ये, या टाइम लिमिटेड थेरेपी भी कहते हैं, इट इज द मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस। मतलब कोई भी नोबडी प्लान्स फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ साइकोथेरेपी फॉर अ ट्रीटमेंट। जनरली 25 सेशंस तक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। 25 सेशंस में बोला है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Okay. Now we are coming to defining features of short term therapies। तो एक तो मैंने बताया कि टाइम लिमिट होगी इसमें। तो इसमें थेरापेटिक फोकस होगा और थेरेपिस्ट की एक्टिविटी होगी। टाइम लिमिट का मतलब ड्यूरेशन कितनी होगी, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेशंस आल्सो, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन आल्सो, और बोथ आल्सो। और थेरापेटिक फोकस का मतलब हम कोई स्पेसिफिक चीज जो है उस पर फोकस कर रहे होंगे, ये नहीं कि सारी चीजों पे हम एक साथ काम कर रहे हैं, नहीं। द एफर्ट्स विल बी फोकस इन सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू। और तीसरी चीज ये है खासियत कि थेरापिस्ट एक्टिविटी होगी। जैसे साइको एनालिसिस में नॉर्मली जो है साइकोथेरेपिस्ट जो है खाली सुन रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो बोल नहीं रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है थेरेपी में। मतलब मे बी इवन सजेशंस भी अगर देने पड़े तो दे सकता है। और टॉकिंग पार्ट भी जो है काफ़ी कर रहा होता है, जैसे क्लैरिफिकेशन वगैरह है वो कर रहा होता है ना। और जो पैराफ्रेजिंग है वो भी करेगा। एक्टिव लिसनिंग की जो चीज़ें होती हैं वो सब कर रहा होगा। जबकि जो साइको एनालिसिस में जो है वो पैसिव लिसनर होता है, इवन दिखाई भी नहीं दे रहा होता है पेशेंट को, उसके पीछे बैठा होता है। सो अगर हम वैसे कुल मिला के देखें तो शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी जो है, नंबर ऑफ सेशंस की भी अगर हम बात कर लें, अल्टीमेटली होता ये है कि टाइम ड्यूरेशन में शॉर्ट होती है। जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि मैक्सिमम 9 मंथ्स की होती है। सो जो और जो ऑब्वियसली शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी तो ये बड़ी इंटेंसिव होगी। इंटेंसिव मतलब काफ़ी फोकस होगी और काफ़ी एक्टिविटी, काफ़ी कुछ किया जा रहा होगा। और कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू जो लॉन्ग टर्म थेरेपीज हैं वो जो है एक्सटेंसिव होती हैं।
तो इंटेंसिव में तो कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके और उसी पे सारा जोर दिया जा रहा है। एक्सटेंसिव में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे एरियाज़ को लेके और उस पे काम किया जाता है, दैट इज़ एक्सटेंसिव। तो जो टाइम लिमिट की हम बात करें, तो अभी हमने जो पीछे बात करी थी कि जो ब्रीफ थेरेपी है, इट आल्सो एक्ट्स एज़ इट आल्सो हैज़ थेराप्यूटिक पोटेंशियल। तो थेराप्यूटिक पोटेंशियल क्या है? इसमें जो पेशेंट है उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि भई इतने दिन या इतने सेशंस, दोनों में से कुछ भी हम बता सकते हैं, डिपेंड करता है, या दोनों भी बता सकते हैं। तो इतने ही दिन या इतने ही सेशंस थेरेपी चलेगी। तो अब इससे जो है पेशेंट के ऊपर जो है ये एक फोकस हो जाता है, उसका एक प्रेशर कह लो या उसका मोटिवेशन कह लो, ये बढ़ जाता है कि भाई इतना ही टाइम मेरे पास में है, सो व्हाटएवर आई हैव टू डू विद इन दिस टाइम फ्रेम और इन दिस मेनी नंबर ऑफ सेशंस। तो वो एक थेरापेटिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है पेशेंट के अंदर ठीक होने का। तो लाइकवाइज जो थेरेपिस्ट है उसको भी पता होता है कि मेरे पास इतना ही टाइम है, तो वो अपना लेजरली नहीं करेगा और वो भी जो है एक्टिवली बहुत इन्वॉल्व होगा। तो इससे ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, पेशेंट में भी और थेरेपिस्ट में भी। पर जब ये हमने ब्रीफ की बात करी तो जो टाइम लिमिट या नंबर ऑफ सेशन डिसाइड किए उसके बियॉन्ड हम नहीं जाएँगे। तो ये एक ख़ास बात है इसमें। अब जो एक जेम्स मैन थे, उन्होंने ये कहा कि ये शॉर्ट टर्म थेरेपी से होता क्या है? तो जैसे हर आदमी को किसी न किसी स्टेज पे लाइफ पे लगता है कि अब कितने ज़िंदगी में दिन बचे हैं। जो रियलिटी है लाइफ की ये है कि सबको मरना है। सो और जो उस बात को मेंटली ओवरकम कर लेता है कि ठीक है मरना है तो मरना है, जितने दिन जीना है उतने तो अच्छे से जिएँ। सो लाइकवाइज़ सेशन जो हैं, नंबर ऑफ सेशंस की बात करो या टाइम ड्यूरेशन की बात करो, तो पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों में ये इवोक हो सकता है कि टाइम लिमिटेडनेस का। तो वो एक पावरफुल मैच्योरेशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है अगर आदमी उसको ओवरकम करके एंड्योर कर ले तो। तो ये थेराप्यूटिक पोटेंशियल जो मैंने बताया था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये बात थी। सो जो इंडिविजुअल के अंदर जो है अच्छा ये जो टाइम लिमिट है ये नॉन नेगोशिएबल रहती है, मैं बता ही चुका हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है जो पेशेंट को पता है कि मैं टाइम लिमिटेड है, तो उससे फैसिलिटेट हो जाता है उसकी जो एंग्जायटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है, वो बाहर निकल के आने में। तो ये जो इमोशंस थे, एंग्जायटी, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर या और कोई भी हो सकता है, वो जो उसने अभी तक रोक रखे थे, वो फैसिलिटेट हो जाते हैं इस थेरापेटिक रिलेशनशिप में, जिसमें कि वो सेफली एक्सपीरियंस कर सकता है, एसिमिलेट कर सकता है, मास्टर कर सकता है अपने इन इमोशंस को, क्योंकि उसे पता है इतना ही टाइम है मेरे पास में सब कुछ करने के लिए। तो दिस वाज द रीजन व्हाई इट इज हैविंग थेरापेटिक पोटेंशियल। So, Birdman and Gurman, they argued that there is little empirical evidence that emphasizing termination in therapy leads to better outcomes, and assert that it is therapists rather than patients who have difficulty ending. तो ये भी एक व्यू पॉइंट है कि इन दोनों का ये कहना था कि ऐसा कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि जो अगर हम एम्फेसिस टर्मिनेशन पे रखें, मींस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेशंस और ड्यूरेशन, तो उससे कोई बेटर आउटकम होगा। तो ये पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये थेरेपिस्ट की प्रॉब्लम है कि वो सेशंस को एंड नहीं करना चाहता है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि अगर कोई थेरेपिस्ट जो है अनएथिकल वे में लंबा सेशंस, लंबे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सेशंस रखना चाहे, इधर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेशंस और डेज, तो वो हो सकता है कि इसकी वजह से वो टर्मिनेट ना करना चाहे, इज पॉसिबल। तो अब इन्होंने जो है जो इस टाइप के जो थेरेपिस्ट होते हैं जो टर्मिनेशन करने में हेजिटेट करते हैं, उनका व्यू यो होता है कि कोई थेरेपी जो है वन शॉट ऑपरेशन नहीं है। तो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है नॉर्मली फैमिलीज का कि सब उनकी फैमिली को वही ट्रीट करता है, तो इसी तरह से एक साइकोलॉजिकल फैमिली डॉक्टर भी होना चाहिए। वो खुद को एज ए साइकोलॉजिकल फैमिली डॉक्टर देखते थे।
तो हु इज अवेलेबल ओवर द लाइफ स्पैन, क्योंकि लाइफ स्पैन में डिफरेंट डिफरेंट जो है नीड्स डेवलप होंगी, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो है फेस करेगा इंडिविजुअल। तो टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए कोई एक साइकोलॉजिकल फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। वो खुद को ऐसे देखते थे, इसलिए उनको टर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो और ये भी एक एम्फसाइज किया गया बर्डमैन और गुरमैन ने कि एक टीम अप्रोच होनी चाहिए इस मामले में, कि कोई एक सिंगल थेरेपिस्ट ऐसा नहीं होगा जो सभी चीज़ों के बारे में सभी पेशेंट्स को बता पाए। जो अभी जो फैमिली डॉक्टर वाली साइकोलॉजिकल फैमिली डॉक्टर वाली हमने बात करी, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जो है साइकोलॉजिस्ट जो है सभी को फैमिली मेंबर्स को हर एक नीड्स के लिए गाइड कर सके। तो इसलिए भी जो है उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है थेरेपिस्ट की है, ना कि पेशेंट की। सो ऑन ए होल वही बात घूम फिर के आ जाती है, फिक्स नंबर ऑफ सेशंस एंड टाइम लिमिट में टर्मिनेशन होगा। सो और जो एक्लेक्टिज्म या कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस वाले होते हैं, वो इस बात में बिलीव नहीं करते कि हमें फिक्स सेशंस या टाइम लिमिट में रखना है। उनके हिसाब से जब तक काम ना हो जाए हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। अब इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिक्स नंबर ऑफ सेशंस एंड फिक्स्ड टाइम लिमिट, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल है। जैसे सपोज हमने जो 12 सेशंस फिक्स की है, अब 12 सेशंस को हम जो है 15 दिन में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने में भी कर सकते हैं, 4 महीने में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ सेशन फिक्स करने से टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड वाइस वर्सा। हम टाइम ड्यूरेशन हमने फिक्स कर दिया, तो हम ये नहीं कि जो है नंबर ऑफ सेशंस हमारे फिक्स हो जाते हैं। तो हम 12 सेशंस को ऐसे भी ले सकते हैं कि 15-15 मिनट के हमने जो है 4 सेशन, एक सेशन के 4 बना दिए। 1 घंटे का सेशन होता है तो 15-15 मिनट के हमने 4 बना दिए और उसको स्प्रेड कर दिया ओवर 48 वीक्स। तो ये जो है 48 सेशंस हो गए। तो ऐसे भी हम फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। तो लेकिन सबसे की इशू क्या है कि जो नाइदर पेशेंट नॉर थेरेपिस्ट दे आर एम्बिगुअस और अनसर्टेन अबाउट द ड्यूरेशंस ऑफ द सेशंस। एग्जैक्टली पता होता है इतने सेशंस होंगे और इतना टाइम ड्यूरेशन में होंगे कवर, ये एम्बिग्यूटी नहीं होती है। तो ये इनकी की चीजें थी। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, नाउ कम्स थेरेपी फोकस। तो शॉर्ट टर्म जो साइकोथेरेपी उसमें फोकस किस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी स्पेसिफिक चीज पे फोकस करते हैं, इंटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव नहीं होती है। ये नहीं कि सारी 10 प्रॉब्लम है तो 10 को एक साथ लिया फिर उस पर काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं करते हैं। वी फोकस ऑन वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। ठीक है, जैसे कि पैनिक हो सकता है, उस पैनिक पे जो है हम फोकस कर सकते हैं, या कोई रॉन्ग स्कीमा है इंडिविजुअल के माइंड में तो उस पे हम स्कीमा पे वर्क कर सकते हैं। या इंटरपर्सनल जो थेरेपी है वो अर्ली सेशंस में हम रख सकते हैं, कि वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने बात की थी कि हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो है इंटरपर्सनल रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, which could be unresolved grief, role dispute, role transition and interpersonal deficit। तो ये भी हो सकता है। फिर जो है साइकोडायनेमिक, रिलेशनल एंड सम एक्लेक्टिक थेरेपीज ऑफन टेक एन इंट्रासाइकिक और इंटरपर्सनल फोकस। मतलब इंट्रासाइकिक भी हो सकता है कि अपने खुद के ही दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई इमोशनल डायलेमा है पर्सनल डेवलपमेंट में, ये भी हो सकता है। तो ये जो फोकस हमारा रहता है किस चीज़ पे, किस पे रहेगा, वो उसको हम कई तरह से रेफर कर सकते हैं, मतलब उसको कई तरह के नामों से बुला सकते हैं। ये फोकस रहेगा, हम उसको डायनेमिक फोकस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा सेम रहे जरूरी नहीं, वो चेंज होता रहेगा। फिर अधिकतर ये वर्ड यूज किया जाता है कोर कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम, ये काफ़ी कॉमन
टर्म है जो यूज किया था फोकस पे, कि हम एक पर्टिकुलर इशू जिस पे फोकस कर रहे हैं उसको कोर कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम ये भी कहते हैं, या कोर न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, फिर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। न्यूक्लियर मतलब एक ही है, इसलिए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, सेंट्रल इशू भी कहते हैं, इंटरपर्सनल डेवलपमेंटल एग्जिस्टेंशियल फोकस भी कह सकते हैं। सो इन डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जो थेरेपी का फोकस है सबसे कॉमन जो है कोर कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम ये है। सो अब ये जो ब्रीफ थेरेपी है इट कैन बी सिम्टम फोकस्ड और पर्सन ओरिएंटेड, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। या तो हम सिम्टम पे फोकस कर लें जो भी इंडिविजुअल को है, या उस इंडिविजुअल को जो पर्सनैलिटी है उसकी नीड है उसके बेसिस पे जो है हम कर ले। ईदर वे हमको स्पेसिफिक अपना फोकस रखना पड़ेगा। नॉर्मली जो है कॉम्बिनेशन दोनों का रखना चाहिए। जैसे हमने बहुत बार बात करी है कि अप्रोच नोमोथेटिक हो कि इडियोग्राफिक हो। तो नोमोथेटिक जो है वो एक जो है मोनोलिथिक अप्रोच हो गई कि भाई ये होगा तो ये करना है, सब पे करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है, तो इसलिए हमको इंडिविजुअलाइज भी करनी होती है चीज़ें, दैट इज इडियोग्राफिक अप्रोच। तो अगर हम लेकिन खाली इडियोग्राफिक अप्रोच रखेंगे तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम भूल सकते हैं, गलती हो सकती है। तो इसलिए बेस्ट ये रहता है दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाए कि हम जो है सिम्टम पर भी फोकस करें और पर्सन ओरिएंटेड भी रहें। तो ये थेरेपी फोकस समझ में आ गया। Yes, sir. नाउ कम्स थेरेपिस्ट एक्टिविटी। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो थेरेपिस्ट है वो शॉर्ट टर्म थेरेपी में एक्टिव रहता है, वो साइको एनालिसिस की तरह जो है पैसिव नहीं रहता है। तो जो बिहेवियरल कॉग्निटिव मेथड है उसमें तो खैर थेरेपिस्ट हमेशा ही एक्टिव रहता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उसमें कोलैबोरेटिव सेटिंग रहती है और हर सेशन का एक एजेंडा रहता है। तो यहाँ पे भी जो है थेरेपिस्ट जो है टीचिंग भी कर रहा होता है, गाइडेंस भी दे रहा होता है, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग भी कर रहा होता है, गाइडिंग डिस्कवरी भी होता है, सेटिंग होमवर्क भी दे रहा होता है, और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज भी करवा रहा होता है, कोचिंग भी दे रहा होता है। तो मतलब थेरेपिस्ट ये सारी चीजें कर रहा होता है, विच बिहेवियरल कॉग्निटिव मेथड में तो वैसे ही कर रहे होते हैं पर इसमें भी कर रहे होते हैं। तो जो मैं बता ही चुका हूँ कि साइको एनालिटिक और ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में जो है लेस एक्टिव होते हैं। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में भी जो है इन्वॉल्वमेंट कम ही होता है, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में ट्रेडिशंस में कि एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, तो उसको खुद ही जो है डिसाइड करना है। बट इफ वी हैव डिसाइडेड टू हैव शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी, so whether we are giving behavioral or cognitive or humanistic or psychoanalytic kind of approach or therapy, the therapist has to be active even if the approach is psychoanalytic, in which otherwise the therapist is not active. तो ये बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. So अच्छा, ये तो थ्योरीज वाली बात करी मैंने। और फिर जो अप्रोचेस होती हैं जैसे कि एक्लेक्टिक अप्रोच है या रिलेशनल अप्रोच है या इंटीग्रेटिव मोड है, तो इनमें भी जो है जो थेरेपिस्ट है उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट्स मटेरियल मतलब मेंटल मटेरियल, उसके जो ट्रीटमेंट गोल है उसको निगोशिएट करेगा, सेशंस को स्ट्रक्चर करेगा और लिंक्स बिठाएगा किसमें, जो भी थेरेपिस्ट क्लाइंट इंटरेक्शंस हुआ है इस रिलेशनशिप में और पास्ट रिलेशनशिप पैटर्न में, तभी उसको पता चलेगा ना कि इसका जो कोर कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थीम क्या है या क्या पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज देयर। और ये भी पॉसिबल है बिटवीन सेशन टास्क भी वो दे सकता है कि भाई अगली बार जब आओगे
तो ये करके आना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना, तो ये नहीं कि अगली बार सेशन में आएंगे तब देखते हैं, नहीं, इस आने से पहले ये चीजें करना। तो ऐसे ही थेरेपिस्ट को एक्टिव रहना है। नाउ कम्स द रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसमें जो दो व्यूज हैं कि किस किस एक तो किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए ये एप्लीकेबल हो सकती है, तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, जैसे कि पैनिक है, डिप्रेशन है, हेल्थ एंजाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज, एंगर मैनेजमेंट, पीटीएसडी, सुसाइड प्रिवेंशन, इन सब में यूज हो सकती है ब्रीफ या शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी। अब जो साइकोडायनेमिक थेरेपीज की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी लंबी लिस्ट है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की, मतलब कौन कौन से पेशेंट्स को इसमें नहीं लेना चाहिए। तो वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हमें देखना होगा कि कौन कौन से पेशेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनको नहीं देनी है शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी। जैसे कि दो इन्होंने क्राइटेरिया बताए, एक तो कि अबव एवरेज आईक्यू होनी चाहिए, आईक्यू अगर अबव एवरेज नहीं है तो वो उसके लिए सक्सेसफुल नहीं होगी। दूसरा कि एटलीस्ट लाइफ में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप रहा हो, वरना जो है उसको ये शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी नहीं देनी है। एक व्यू ये भी है, जो पेशेंट्स हैं सभी को दो शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब जिसको फायदा नहीं हो रहा है बस उसको हटा दो, ऑलमोस्ट सभी को फायदा होता है इसलिए सबको दो, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी एक जो है व्यू पॉइंट है। देन गारफील्ड ने जो कहा कि भाई तीन जो है मेन क्राइटेरिया हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए कि सेलेक्ट करते टाइम क्लाइंट को, कि हमें उसको शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है। सबसे पहली बात, द क्लाइंट शुड बी इन टच विद रियलिटी, मतलब अगर उसको रियलिटी से टच में नहीं है, साइकोटिक है जैसे मान लो, तो उसको शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सम डिस्कम्फर्ट, अगर उसको डिस्कम्फर्ट महसूस ही नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो भी वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करेगा। और थर्ड पॉइंट ये है, डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है बट पेशेंट हैज मेड द एफर्ट टू सीक हेल्प, मतलब पेशेंट इज विलिंग फॉर सीकिंग हेल्प। ये तीन चीजें होनी चाहिए, शुड बी इन टच विद रियलिटी, should have been experiencing some discomfort and has made the effort to seek help। ये तीन चीजें होंगी तभी शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी देनी है, वरना नहीं देनी है। सो अब वेरियस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स और प्रैक्टिस मेथड्स हैं जिनमें कि ये शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी दी जा सकती है, वो हम ऊपर बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे नहीं देखते हैं शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी के कि भाई ये वन शॉट मेथड है, मतलब हमने कुछ किया और जो है वो हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है हम मानते हैं कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो थेरेपी है इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप या स्लो डाउन कर देता है। तो शॉर्ट टर्म थेरेपी जो है शॉर्ट टर्म होने की वजह से वो कैटलिस्ट का काम करती है, ये बात है। ये नहीं कि, क्योंकि इसमें हमने ऊपर बात करी ना कि बिहेवियरल भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है, इवन साइको एनालिटिक भी हो सकती है, सीबीटी भी हो सकती है। सो वो टेक्निक थोड़ी चेंज हो रही है, जस्ट बिकॉज इट इज नाउ शॉर्ट टर्म, तो ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें एज ए कैटलिस्ट काम कर रही है। ये पॉइंट समझ में आ गई ना। तो इसमें जो है जो थेरेपिस्ट है ये पूरी कोशिश करता है कि जो थेरापेटिक अलायंस है उसको यूज करे टू अवॉइड रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब जो पिछली स्टेज में चले जाना, जो भी उसकी क्लाइंट की पिछली सक्सेसफुली स्टेज रिजॉल्व हुई थी उस पर वो चला जाता है, तो वो रिग्रेशन में ना जाए इसके लिए थेरापेटिक अलायंस को लिया जाता है। अब जो है ये ब्रीफ थेरेपीज का ओवरव्यू, तो ऊपर हमने अभी बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे साइकोडायनेमिक अप्रोच है। सो अब ये भी है कि although psychoanalysis knew that there is no simple correlation between therapeutic result and the length of
लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, जो हमने अभी ऊपर बात करी थी कि लॉन्गर इज बेटर वाली जो बात की थी, वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि इस चीज़ का कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं कि जितनी लंबी थेरेपी चलेगी उतना फायदा होगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो जो साइको एनालिस्ट थे, दे वर क्लिंगिंग ऑन टू दिस थिंग कि भी ट्रीटमेंट को लंबा खींचना है। तो क्योंकि उनका ये सोचना हुआ करता था कि जो क्विक थेरेपीज हैं उनके रिजल्ट जेन्युइन नहीं होंगे, मतलब अगर मिल भी गया तो वो लंबे समय तक रिजल्ट चलेगा नहीं। तो ऐसा साइकोडायनेमिक थेरेपी में सोचा जाता था, पर अब जो है नॉर्मली ऐसी सोच नहीं है। फिर जो है डेविड मलान का ट्रायंगल ऑफ इनसाइट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डेविड मलान वाला ट्रायंगल ऑफ इनसाइट वाला। सो इसमें जो है अच्छा, एक प्रॉब्लम इसमें होती थी पहले जो भी हमने शॉर्ट थेरेपीज की बात की थी कि हम नंबर ऑफ सेशंस या ड्यूरेशन को हम फिक्स करते थे या दोनों को भी फिक्स करते थे। तो अगर जो है बीच में मान लो कि कोई क्लाइंट जो है उसने कोई सेशन मिस किया, वजह कुछ भी हो, रेजिस्टेंस भी हो सकता है या कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, उसने सेशंस को मिस कर दिया, तो अब जो मिस सेशन हुए हैं वो काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे जो हमने फिक्स किए थे उसमें। तो ये प्रॉब्लम रहती थी। लाइकवाइज ड्यूरेशन में भी है ना, अब मान लो हमने ड्यूरेशन रखा था 1 महीने का, अब उस 1 महीने में क्लाइंट जो है लास्ट के 1 हफ्ते जो है बाहर कहीं काम से जाना पड़ गया, तो अब जो लास्ट का 1 हफ्ता जो नहीं आया इसका क्या हम काउंट करें थेरेपी में ये कि नहीं करें, इस टाइप के इश्यूज होते थे। सो उसको सॉल्व करने के लिए ये डेविड मेलान ने जो है कहा कि भाई हम हाईएस्ट नंबर ऑफ सेशंस डिसाइड करेंगे। जैसे हमने बात की थी कि 25 सेशंस तक हम शॉर्ट मानते हैं, तो अगर इसमें से कुछ मिस भी हो जाएंगे, 4-5 सेशन मिस भी हो जाएंगे तो मैक्सिमम 30 हो गए, 30 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से अपर लिमिट हम सेट कर देंगे, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन वाइज भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ सेशन वाइज भी कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। तो उससे फिर ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि जो सेशन मिस हुए थे उनका क्या करें, काउंट करें या ना करें। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? सो अब जो है ये तो हम बात पहले बहुत बार कर चुके हैं कि जो ट्रांसफरेंस है उसको हम इस थेरेपी में देखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज जो ऊपर हेडिंग थी कि डेविड मेलान ने जो है 2 ट्रायंगल बताए थे कि एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक ट्रायंगल बना लो पेपर में और उस ट्रायंगल के अंदर लिख लो ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और जो 3 कॉर्नर्स हैं उनमें एक जगह लिख लो इम्पल्स, दूसरा एंजाइटी और तीसरा डिफेंस। ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इम्पल्स, एंजाइटी एंड डिफेंस। तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया कि ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ऑफ पर्सन। सो ट्रायंगल ऑफ पर्सन जो है दूसरा ट्रायंगल हो गया, इसमें जो 3 कॉर्नर्स है उसमें क्या क्या लिखेंगे, एक में जो है पेरेंट लिख देंगे, पेरेंट्स जो बच्चे के रहे हैं या क्लाइंट के रहे हैं, फिर दूसरा जो एज है या कॉर्नर है उस पर लिख देंगे थेरेपिस्ट, और जो तीसरा पॉइंट है ट्रायंगल का उसमें लिख देंगे करंट रिलेशनशिप। सो ये जो 2 ट्रायंगल है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मींस ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रायंगल ऑफ पर्सन, इन दोनों का इंटरेक्शन हम देखते हैं। सो इससे जो है हमको फोकल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाता है इंडिविजुअल का कि उसका जो है कोर कॉन्फ्लिक्चुअल जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। कैसे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज कोई पेशेंट है वो अगोराफोबिया से सफ़र कर रहा है। सो अगोराफोबिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है ओपन एरिया में नहीं जा रहा होता है, खासतौर से अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएगा। सो यानी कि उसको किसी का साथ चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये जो हमने 2 ट्रायंगल की बात की थी उसमें एक तो एंजाइटी वाला इशू आ गया, एक ट्रायंगल था ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इम्पल्स, एंजाइटी, डिफेंस, तो उसको एगोराफोबिया में एंजाइटी हो रही है बाहर ओपन में जाने में, और वो बाहर कब जाएगा जब उसके साथ में कोई होगा, अकेले नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो ट्रायंगल ऑफ पर्सन वाले में
उसको जो है डिपेंडेंसी वाला इशू आ रहा है, मतलब पेरेंट्स पे या थेरेपिस्ट पे या करंट रिलेशनशिप में भी हो सकता है या तीनों में भी हो सकता है, डिपेंडेंसी वाला इशू निकल के आ रहा है। तो एगोराफोबिया तो आउटकम है, लेकिन इसके पीछे जो है जो 2 ट्रायंगल्स हैं उनमें से एक में एंजाइटी निकल के आया, दूसरे में जो डिपेंडेंसी निकल के आया। तो इसमें जो उसकी जो हिडन फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, एग्रेशन है, which could be immediately towards the spouse and in the past towards controlling an unaffectionate mother, वो सब जो है निकल के आ जाएंगी। ये इस तरह से देखते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि एंजाइटी, इम्पल्स एंड डिफेंस एंड थेरेपिस्ट, पेरेंट एंड करंट रिलेशनशिप, ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रायंगल ऑफ पर्सन। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब नाउ वर्क ऑफ हबीब डावनलो। सो इसमें इनके काम में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी, इसलिए कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा था ना कि हम पेशेंट को जो है प्रेशराइज नहीं करते हैं, वी डोंट प्रेशराइज द पेशेंट, उसको जो है नेचुरली उसके अंदर से बात निकल के आए, हम ऐसा करते हैं। पर यहाँ पे जो है जो हबीब दावनलो है, ही सेड दैट कि नहीं, हमें जो है रिलेंटसली परस्यूट करना चाहिए कि जो भी उसकी वेगनेस है उसकी बातों में, या अवॉइडेंस कर रहा है या विड्रॉल दिखाई दे रहा है, जो भी वो इम्पोर्टेंट एंजाइटी है, वो सब जो है हमें देखना है। और अगर वो क्लाइंट जो है ओपनली नहीं बता रहा है तो उसको प्रेशराइज करके भी हमने उससे निकलवाना है। सो ये एक जो है कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि हम ये नहीं कभी चाहेंगे कि पेशेंट को जो है ऐसे साइकोलॉजिकली प्रेशराइज किया जाए बोलने के लिए। इवन पेशेंट हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ ना, प्री वेरिकेशन। प्री वेरिकेशन का मतलब यही होता है झूठ बोलना या धोखा देना। तो ये सब जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करने के लिए पेशेंट करता है, चाहे झूठ बोल रहा हो, वेगनेस है, अवॉइडेंस है, विड्रॉल है, तो हमें उसको प्रेशराइज करना है। ये हबीब डावनलो का कहना है, बट इट इज़ कंट्रोवर्शियल थिंग, पीपल डू नॉट एग्री विद इट। क्योंकि अगर हम बार बार कन्फ्रंटेशन करेंगे तो पेशेंट के अंदर एंगर आएगा ही, और फिर एंगर आएगा तो हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ पर्सन, कि हम थेरेपिस्ट वाले रिलेशनशिप में देखेंगे कि जो एक कॉर्नर था ना पेरेंट वाला, करंट रिलेशनशिप और थेरेपिस्ट वाला, तो हम फिर खुद ही उसको गुस्सा दिला रहे हैं, फिर कहें उसको इंटरप्रेट भी करेंगे कि इसके यहाँ थेरेपिस्ट वाले इशू में प्रॉब्लम है, तो पास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही होगी। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है। और दूसरा ये भी है कि अगर हम उसको ऐसे प्रोवोक करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि वो री एक्सपीरियंस करे जो प्रीवियसली उसने जो है पास के जो एंगर इश्यूज थे वो जो है री एक्सपीरियंस करने लग जाए। तो जो कि एक अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल बोला गया हबीब डावनलो का। ये पॉइंट क्लियर है ना? अच्छा, देन आज का ये लास्ट पॉइंट हम रखेंगे, एंजाइटी प्रोवोकिंग एंड एंजाइटी सप्रेसिंग थेरेपीज। सो इसमें जो है अगेन वो एंजाइटी प्रोवोकिंग जो है या एंजाइटी सप्रेसिंग दोनों में हो, दोनों में हमको केयरफुली जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि किसको हम ये देंगे और किसको हम ये नहीं देंगे। ऐसा नहीं किसी को भी हम एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी देते हैं और किसी को भी एंजाइटी सप्रेसिव थेरेपी देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमको जो पहली मीटिंग होती है पेशेंट से, वो एक तरह से माइक्रोकॉस्म ऑफ थेरेपी। माइक्रोकॉस्म ऑफ थेरेपी मतलब उससे पूरी थेरेपी डिसाइड हो जाती है एक तरह से कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा। जो फर्स्ट मीटिंग होती है तो वहीं पे जो है असेसमेंट जो है किया जा सकता है कि सबसे पहली बात तो कि ये शॉर्ट टर्म थेरेपी के लायक है या नहीं है, और अगर है भी तो एंजाइटी प्रोवोकिंग दी जा सकती है कि नहीं, या एंजाइटी सप्रेसिव थेरेपी दी जा सकती है। तो वो फर्स्ट मीटिंग में ही लगभग आइडिया लग जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म थेरेपी हम ज़्यादा नंबर ऑफ सेशंस केवल ये डिसाइड करने में नहीं कर सकते हैं कि हमने करना क्या है, फर्स्ट में ही नॉर्मली डिसाइड हो जाता है। तो अब जो है
एंजाइटी प्रोवोकिंग में क्या होता है कि एक तो न्यूरोटिक सिम्टम्स जो है पेशेंट में होंगे, पर वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, एक कंट्रोल्ड वे में होंगे, एक लिमिटेड मैनर में होंगे। और इसमें जो है हम क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्राइसिस इंटरवेंशन पे ध्यान देंगे। और ये डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक मतलब कि वो चेंज हो रही होगी चीज़ें। तो जो पेशेंट जो है न्यूरोटिक सिम्टम्स तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है, एक कंट्रोल वे में है वहाँ, और जो एम्फेसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्राइसिस इंटरवेंशन पे, वहाँ पे हम दे सकते हैं। और एंजाइटी सप्रेसिव थेरेपी वहाँ पे देंगे जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है या जो बहुत सपोर्टिव इन नेचर है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर एक्सेसिव है तो एंजाइटी सप्रेसिव देना है, और अगर लिमिटेड है प्रॉब्लम तो एंजाइटी प्रोवोकिंग देना है। अब जो एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी है, इसमें ये होना चाहिए कि पेशेंट को ये समझ में आए कि जो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एडिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग में है, यानी कि जो उसके एडिबल लेवल, एडिपस कॉम्प्लेक्स जब होता है उस लेवल में जब वो था, उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जब ये पेशेंट को समझ में आ रहा होता है तब एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी देनी है। और इसमें नॉर्मली क्या होगा, जो एडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मदर है, फादर है और चाइल्ड है, तो ये 3 पर्सन रिलेशनशिप होता है। तो जहाँ पे 3 पर्सन रिलेशनशिप वाली बात आती है वहाँ पे ये एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी दी जाती है। और जो अगर प्री एडिपल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओरल स्टेज वाली बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे क्या होगा कि केयर गिवर के साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं अटैचमेंट की, चाइल्ड की, वो वाले इश्यूज होंगे। तो वहाँ पे जो है एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी देना इनअप्रोप्रिएट होगा, यानी कि ओरल स्टेज वाली में ठीक नहीं है। ओरल स्टेज के बाद में जो है स्टेज आती है एडिपल लेवल वाली, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हैं पास्ट की, तब जो है एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी देनी ठीक है। अब जो प्री एडिपल लेवल में क्यों नहीं देनी है एंजाइटी प्रोवोकिंग, ऑलरेडी उसके जो है ट्रस्ट फंडामेंटल्स जो है वो हिले हुए हैं, उसको जो है अपने केयर गिवर से अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, और ऊपर से जो है उसको एंजाइटी प्रोवोक कर दी जाए, तो फिर जो है थेरापेटिक अलायंस जो है वो बनना मुश्किल हो जाएगा, और ट्रीटमेंट भी हो सकता है टर्मिनेट करना पड़ जाए। तो इसलिए जो है प्री एडिपल लेवल वालों को एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी देना ठीक नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है ना? ठीक। देन अब क्यों जो है एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी दी जाती है, क्योंकि ये जो पेशेंट की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है, रादर देन इंटरप्रेटिंग द मीनिंग एंड और फंक्शन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। कि जो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों बने, इस पे नहीं हम फोकस कर रहे होते हैं एंजाइटी प्रोवोकिंग में। डिफेंस मैकेनिज्म हट जाए, खत्म हो जाए, उस पर फोकस कर रहे होते हैं। सो ये भी एक बात है कि हम एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी क्यों देते हैं, टू वार्ड ऑफ द, या टू overcome the defenses the person has built, rather than trying to interpret the meaning or function of the defenses. तो ट्रांसफरेंस को भी इंटरप्रेट करेंगे, रेजिस्टेंस को भी इंटरप्रेट करेंगे। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली भी हो सकता है, उसको हम डायरेक्टली भी अटैक कर सकते हैं एंजाइटी प्रोवोकिंग में, बेस्ड ऑन द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट। अंदाज़ा नहीं लगाना है कि अगर हमें पता है पेशेंट ने बताया कि ये पर्टिकुलर इशू है, इसको मैं एड्रेस करना नहीं चाहता हूँ, इसको अवॉइड करता हूँ, और वो रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो पेशेंट अगर एडमिट कर चुका है कि हाँ ये मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये चीज़ मेरे को डिस्कस करना पसंद नहीं है, तो हम कन्फ्रंट करेंगे कि आप इसको अवॉइड कर रहे हो। ये है। अब
जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कई तरीके होते हैं टाइम लिमिट, उसको ब्रीफ थेरेपी करने एक नंबर ऑफ सेशंस है, टाइम लिमिट है। फिर तीसरा मैंने बताया था कि अपर नंबर ऑफ लिमिट डिसाइड करते हैं कितने सेशंस होंगे। जैसे मैं बताया था कि 25 है, 4-5 मिस भी हो गए तो मैक्सिमम 30 सेशंस हम रखेंगे। इसी तरह से जो है हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक अप्रॉक्सीमेटली टर्मिनेशन डेट फिक्स कर दें कि पेशेंट को बोले कि भाई 6 से 7 महीने लगेगा। तो अब ये भी अपर लिमिट इसमें हो गई एक तरह से टाइम की, कि भाई लगभग 6 महीने या लगभग 7 महीने, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये भी टाइम जो है शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा, क्योंकि हमने लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, पर ये बात जरूर है कि स्टार्टिंग में ही पेशेंट को बता दिया जाएगा कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये भी किया था कि पेशेंट को ये बोला था कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप डिसाइड करोगे व्हेन टू टर्मिनेट। तो अब जो है, क्योंकि पेशेंट ने डिसाइड करना है टर्मिनेशन कब होना है, तो इससे दो चीज़ें फ़ायदा होगा। नंबर एक, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी कि पेशेंट को ही पता है कि भाई ये अपर लिमिट है तो डिपेंडेंसी कर ही नहीं सकता है, उसको उससे ज़्यादा सेशन मिलेंगे ही नहीं। दूसरा क्या है कि उसकी जो पैसिविटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। पैसिविटी मतलब बस खाली आके बैठ जाता है, हाँ हूँ करता रहता है, इधर उधर की बातें करके चला जाता है, क्योंकि टर्मिनेशन उसने डिसाइड करना है और टाइम लिमिट पहले ही पता है उसको कि भाई मैक्सिमम इतना महीने। तो फिर वो पैसिव नहीं रह सकता, उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये बात जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि मैक्सिमम जो है ये स्टिफैनो वाली हम सिफनियोस वाली जो है हम बात कर रहे हैं एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी में, इसमें मैक्सिमम 20 सेशंस होंगे, पर मोस्टली 12 to 16 सेशंस में काम हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो हम पहले काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक तो पेशेंट विद हु प्रेजेंट विद ए सर्कमस्क्राइब्ड कंप्लेंट, मतलब स्पेसिफिक है, एक्यूरेटली बताया है क्या कंप्लेन है, तब हम कर सकते हैं। अगर वेग सी बातें होंगी तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर कम से कम उसका बचपन में मीनिंगफुल रिलेशनशिप रहा हो, कोई ऐसा एविडेंस हो, पेशेंट खुद बता रहा हो या उसके इन्फॉर्मेंट बता रहे हो, तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई उसका कभी मीनिंगफुल रिलेशनशिप रहा ही नहीं है तो थेरेपिस्ट के साथ कहाँ से मीनिंगफुल रिलेशनशिप होगा, और वो नहीं होगा तो फिर थेरेपी सक्सेसफुल कहाँ से होगी। दूसरी चीज़ ये देखनी है, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं है ना कि थेरेपिस्ट जो है रेपो एस्टेब्लिश कर सके, इसलिए ये एक रिक्वायरमेंट है। सो और कैपेसिटी टू रिलेट टू द थेरेपिस्ट इन द फर्स्ट मीटिंग एंड टू बी ओपन इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। तो पहली मीटिंग में जो है अगर वो ऐसा लगता है कि कनेक्शन हो रहा है उसका थेरेपिस्ट के साथ में, तभी सूटेबल है। क्योंकि पहली मीटिंग में जो हमने अभी बात की थी ना कि पूरा डिसाइड हो जाता है कि आगे क्या होने वाला, पता लग जाता है। और अगर वो फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है ओपनली, तभी शॉर्ट टर्म थेरेपी काम करेगी। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ओपन नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, तो फिर शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी उसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। फिर जो चौथी बात है वो हम बात कर चुके हैं कि साइकोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन एंड इंटेलिजेंस। जैसे कई पेशेंट ऐसे होते हैं आईक्यू लेवल उनका लो होता है, तो वो सूटेबल इसके लिए नहीं है। और दूसरा साइकोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, जैसे कई पेशेंट्स जो है साइकोलॉजिकल रीज़न जानना चाहते हैं, उनको सिम्टम रिलीफ से मतलब नहीं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये हुआ क्यों था। तो इस टाइप के जो साइकोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले पेशेंट होते हैं, वो इसमें सूटेबल होते हैं। देन मोटिवेशन फॉर चेंज ओवर एंड अबव सिम्टम रिलीफ। तो केवल सिम्टम रिलीफ नहीं चाह रहे होते पेशेंट, वो मोटिवेशन फॉर चेंज भी होता है। मेरे को अपने आप को बदलना, अपनी पर्सनैलिटी को बदलना, अपने जीवन को बदलना है। ये नहीं कि खाली मुझे इस चीज़ से आराम मिल जाए, यहाँ तक सोच नहीं होनी चाहिए। तो वो पेशेंट जो है सूटेबल होंगे शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी के लिए। फिर जो भी सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, जैसे कि लेटर से कि पेट अपसेट रहता है, या सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, तो ये एबिलिटी होनी चाहिए उसमें कि केवल जो है सोमैटो लेवल पे या फिजिकल लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स को ना देखें, इसके साइकोलॉजिकल डायमेंशंस को भी समझने की या देखने की क्षमता उसमें होनी चाहिए।
फिर उसमें इमोशनल ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो इमोशन है वो करेक्टली एक्नॉलेज करे कि ये इमोशन मुझ में जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी, जेलेसी भी हो सकती है, हेट्रेड, एंगर, कुछ भी हो सकता है। एंड कैपेसिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, खुद अपने बारे में सोच के अपने बारे में पता कर पाए। अगर कोई हर बार ये जवाब देगा पता नहीं मेरे को क्या लग रहा है, तो फिर कैसे होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सूटेबल नहीं है। सो फिर शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ट्रीटमेंट एंड क्यूरियोसिटी, तो ये हमने बात करी थी, चाहे वो थेरेपिस्ट है या पेशेंट है, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो शॉर्ट टर्म थेरेपी तो कम से कम नहीं हो पाएगी, ये भी एक बात है। देन एक रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए पेशेंट के पास में कि थेरेपिस्ट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कोई थेरेपी में जादू की छड़ी नहीं कि बस उन्होंने कुछ चाहा और वो हो जाएगा। दे हैव टू वर्क अपॉन दैट, और उसके लिए दे हैव टू विलिंगली मेक सम सेक्रीफाइस। अगर वो सेक्रीफाइस कुछ करना नहीं चाहता, सब कुछ जैसा चल रहा था मैं वैसे ही करता रहूं, नया कुछ ना करूं, कुछ मेहनत ना करूं और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स थेरेपी में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड विलिंगनेस टू मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस। और अगर हम जो ऊपर हमने बात की थी एंजाइटी प्रोवोकिंग और एंजाइटी सप्रेसिंग थेरेपी की, तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो की डिफरेंस क्या है। जैसे हमने बोला था कि उसमें वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है एंजाइटी प्रोवोकिंग में, और उसमें जो है सीवियर प्रॉब्लम होती है एंजाइटी सप्रेसिंग में। तो की डिफरेंस क्या हुआ कि एक में लेस हेल्दी पेशेंट है एंजाइटी सप्रेसिव में, और एंजाइटी प्रोवोकिंग में कंपैरेटिवली मोर हेल्दी पेशेंट्स हैं, ये है। तो और जो हमने अभी बात की थी एंजाइटी सप्रेसिव में जो सपोर्ट, क्राइसिस सपोर्ट देंगे, वो इट कैन गो अप टू 2 मंथ, ज़्यादा लंबा नहीं देंगे नहीं तो फिर डिपेंडेंसी हो जाएगी, ये भी एक बात है। तो जो एंजाइटी प्रोवोकिंग वाले हैं उनको वंस इन ए वीक सेशन दिया जाता है, पर एंजाइटी सप्रेसिव पेशेंट्स को मोर देन दैट दिया था, क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो उसको उनको कई वीक में कई बार बुलाया जा सकता है। हाँ, ये शॉर्टर ड्यूरेशन हो सकता है कि हर बार 1 घंटे के लिए जरूरत नहीं, 20-20 मिनट के लिए 3 बार बुला लिया। सो ये जो है क्राइसिस ओरिएंटेड होती है, जो सपोर्टिव डायरेक्शन है थेरेपी की। हमने जो एंजाइटी सप्रेसिंग थेरेपी की बात की, वो एक तरह से क्राइसिस ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। सो आज यहीं तक रखते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। So I am stopping the recording.